हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम क्लाउड के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में क्लाउड के बारे में अध्ययन किया जाएगा और इसके अंतर्गत क्लाउड के अंतर्गत या बादलों के अंतर्गत हम देखेंगे बादलों की परिभाषा क्या है, बादलों की परिभाषा क्या है, बादल किसे कहा जाता है और कौन से लीडिंग फैक्टर हैं या प्रमुख कारक हैं जिसके द्वारा बादलों का निर्माण होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लाउड या बादलों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले देखेंगे बादल किसे कहा जाता है। तो बादल क्या है? संघनित वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल का समूह है, ग्रुप है। तो बादल क्या है? संघनित वाटर ड्रॉपलेट या आइस क्रिस्टल का ग्रुप होता है जो कि कम घनत्व होने के कारण या कम डेंसिटी होने के कारण यह हवा में तैरता रहता है। तो इसका घनत्व कम होता है सराउंडिंग एयर मास की अपेक्षा। तो यह क्या करता है? हवा में उत्प्लावित होता रहता है या तैरता रहता है। तो बादल क्या है? संघनित वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल का ग्रुप है जो कि हवा में तैरता रहता है कम घनत्व होने के कारण। अब हम देखेंगे बादलों के निर्माण में कौन कौन से प्रमुख कारक हैं बादलों के निर्माण में। जो के अंतर्गत जो पहला कारक है, किसी क्षेत्र से सतह से हवा का ऊपर उठना परम आवश्यक है। तो हवा का ऊपर उठना परम आवश्यक है और वह हवा कैसी होनी चाहिए? आर्द्रयुक्त हवा होनी चाहिए। तो आर्द्रयुक्त हवा का ऊपर उठना एक प्रमुख कारण है बादलों के निर्माण में। यदि मान लिया जाए एक सी लेवल है और इस सी लेवल से हवा ऊपर की तरफ उठ रही हुई, तो इस सी लेवल से क्या है कि हवा ऊपर की तरफ राइज कर रही है या ऊपर की तरफ उठ रही है। और यह हवा कैसी है? आर्द्रयुक्त है हवा है, अर्थात इसमें मॉइस्चर है, अर्थात आर्द्रयुक्त हवा है। अब इसके पीछे कौन, यदि हवा ऊपर की तरफ उठ रही है सतह से, इसके पीछे कौन से फैक्टर कार्य कर रहे हैं? या तो यह हवा जो एयर मास मान लिया जाए, एयर है, एयर का पैकेट है, ये इसकी डेंसिटी क्या है? कम है अपेक्षाकृत। जो सराउंडिंग एयर मास है उसकी अपेक्षाकृत क्या है? इसकी डेंसिटी कम है और डेंसिटी कम होने के कारण यह हवा हल्की होगी और हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ उठेगी या राइज करेगी। तो यह हवा हल्की होने के कारण, कम डेंसिटी होने के कारण ऊपर की तरफ उठ रही है। जब यह हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो इसके आयतन में परिवर्तन होगा, अर्थात इसके आयतन में वृद्धि होगी। आयतन में वृद्धि होगी तो इस आयतन के वृद्धि के साथ क्या होगा? इसमें एडियाबैटिक कूलिंग प्रारंभ हो जाएगा। तो जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी, आयतन में वृद्धि हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऊपर की तरफ कम होता है, जबकि सतह की तरफ आने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? बढ़ता है। इस कारण से ऊपर प्रेशर कम होने के कारण इस हवा का या एयर मास का विस्तार होगा, इसके आयतन में वृद्धि होगी और वृद्धि होने के कारण इसमें क्या होगा? एडियाबैटिक कूलिंग प्रारंभ हो जाएगा। और एडियाबैटिक कूलिंग जब प्रारंभ होगा तो यह हवा क्या होगी? संघनन क्रिया प्रारंभ हो जाएगा इस हवा में, या कंडेंसेशन की शुरुआत होगी इस एयर मास में। और संघनन के लिए प्रमुख कारण क्या है कि पहला जो कारण है कि एडियाबैटिक कूलिंग होना चाहिए संघनन के लिए, और दूसरा कारण है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होनी चाहिए। तो इसकी सापेक्षिक आर्द्रता क्या होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। और सापेक्षिक आर्द्रता क्या है? जब किसी एयर मास में वायु में जल वाष्प की मात्रा 100% हो जाए उसे कहा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता। और सापेक्षिक आर्द्रता 100% कब होगी? जब यह हवा ड्यू पॉइंट को प्राप्त करेगा। ड्यू पॉइंट क्या है? वह बिंदु या जिसे कहा जाता है उषांक बिंदु कहा जाता है, वह बिंदु जिस पर क्या है कि जल वाष्प किस में परिवर्तित होगा? जल बूंदों में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा, उसे कहा जाता है ड्यू पॉइंट कहा जाता है। तो संघनन के लिए कौन कौन से प्रमुख कारक होना अनिवार्य है, जिसमें है कि
एडियाबैटिक कूलिंग होना चाहिए उस एयर मास में। एडियाबैटिक कूलिंग कब होगा? जब यह हवा ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो इसके एयर मास में एयर मास में के आयतन में वृद्धि होगी, और वृद्धि के साथ क्या होगा? एडियाबैटिक कूलिंग होगा। अब एडियाबैटिक कूलिंग क्या है या रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है? जब कोई वस्तु या एयर मास बिना बाह्य ऊर्जा ग्रहण किए और ना ही आंतरिक ऊर्जा का त्याग किए इसके टेम्परेचर में यदि कमी आ रही है, इसके आयतन में वृद्धि के साथ टेम्परेचर में कमी आ रही है, तो उसे कहा जाता है एडियाबैटिक कूलिंग कहा जाता है। तो अब तक हमने देखा संघनन के लिए प्रमुख आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होनी चाहिए, जिसमें एडियाबैटिक कूलिंग होना चाहिए। दूसरा है सापेक्षिक आर्द्रता 100% होनी चाहिए, और जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% होगी तो वह ड्यू पॉइंट को प्राप्त करेगा। ड्यू पॉइंट क्या है? ओसांक बिंदु, वह बिंदु जिस पर जल वाष्प किसमें परिवर्तित होगा? जल बूंदों में परिवर्तित होगा। और अगला जो कारक होना चाहिए संघनन के लिए, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइड का होना अनिवार्य है। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं। हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइड क्या होता है? आर्द्रताग्राही नाभिक कहा जाता है जिसे। तो अब क्या होगा? जब इसमें संघनन क्रिया प्रारंभ होगी, अर्थात जल वाष्प किस में परिवर्तित हो रहा है? संघनन में क्या होता है कि जल वाष्प परिवर्तित होगा, आइस क्रिस्टल में या तो परिवर्तित होगा और या तो वाटर ड्रॉपलेट में परिवर्तित होगा। तो संघनन क्या है? जल वाष्प का या जल गैसों का आइस क्रिस्टल में परिवर्तित होना या वाटर ड्रॉपलेट में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? संघनन या कंडेंसेशन कहलाता है। जब यह कंडेंसेशन, इस बादल में कंडेंसेशन की क्रिया आरंभ होगी तो ऊपर जल वाष्प किस में परिवर्तित हो रहा है? जल बूंदों में परिवर्तित हो रहा है। अब ऊपर स्थित कुछ एरोसोल होंगे या धूल कण पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी सतह पर विद्यमान होंगे। इस प्रकार के धूल कण ऊपरी सतह पर विद्यमान होंगे। अब यह जल बूंद क्या करेगा? इस नाभिक के किनारे किनारे इस प्रकार जब यह परिवर्तित होगा जल बूंदों में जल वाष्प, तो इसके किनारे किनारे जल की बूंदों को क्या करेंगे? अवशोषित कर लेंगे। इसके किनारे किनारे इस प्रकार चिपक जाएंगे, और बीच में जो पार्ट है, जो एरोसोल है या वायुमंडल के धूल कण हैं, वह उसे कहा जाता है आर्द्रताग्राही नाभिक, और इसके किनारे किनारे क्या है? वाटर ड्रॉपलेट है। और इसी के समूह को क्या कहा जाता है? क्लाउड कहा जाता है। तो इसी के समूह को क्या कहा जाता है? क्लाउड कहा जाता है। तो अब तक हमने देखा संघनन के लिए क्या होना चाहिए? हवा का ऊपर उठना अनिवार्य है, और इस हवा में क्या होना चाहिए? एडियाबैटिक कूलिंग होना चाहिए, और साथ ही सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। और जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% होगी तो ड्यू पॉइंट को प्राप्त करेगा। ड्यू पॉइंट क्या है? जब जल वाष्प परिवर्तित हो, जल बूंदों में परिवर्तित हो, वह बिंदु, वह टेम्परेचर जो कि जब जल वाष्प जल बूंदों में परिवर्तित हो, उसे कहा जाता है ड्यू पॉइंट कहा जाता है। तो और अगला कारक क्या है कि वायुमंडल में धूल, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल विद्यमान होने चाहिए, और यह क्या करता है? नाभिक का काम करता है, आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करता है। अब जब जल वाष्प जल बूंदों में परिवर्तित होगा तो क्या करेगा? यह जल बूंदों को अवशोषित कर लेगा। फिर धीरे धीरे भार बढ़ने के कारण, इसका वेट बढ़ने के कारण जल की बूंदें नीचे की तरफ आने लगती हैं। जल की बूंदें नीचे की तरफ आने लगेगी और इसे कहा जाता है वर्षा। तो इस प्रकार बारिश होना, वायुमंडल में बारिश होना प्रारंभ हो जाता है। तो अब तक हमने देखा कि संघनन के लिए कौन कौन से प्रमुख कारक होने चाहिए, या बादलों के निर्माण के लिए प्रमुख सहायक कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। अब हम देखेंगे बादलों के वर्गीकरण के बारे में। बादलों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बादलों के वर्गीकरण को देखा जाए तो मुख्यतः तीन प्रकार के बादलों में विभाजित किया गया है क्लाउड को या बादल को, जिसमें पहला बादल है क्यूमुलस क्लाउड, जिसे कहा जाता है कपासी मेघ कहा जाता है।
तो क्यूमुलस क्लाउड को क्या कहा जाता है? कपासी मेघ कहा जाता है। अब कपासी मेघ की जो आकृति होती है कॉटन की तरह होती है या रुई की तरह, फुहारे की तरह होती है, इस प्रकार। अब इसका निर्माण किस प्रकार होता है? जब एयर मास या वायु का विस्तार, वायु करंट, वर्टिकल वायु करंट हो। जब वर्टिकल करंट ऊपर की तरफ अर्थात ऊर्ध्वाधर हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, तब इनका निर्माण होता है क्यूमुलस क्लाउड का। तो वर्टिकल करंट हो या हवा ऊपर की तरफ राइज कर रही है, तब इन बादलों का निर्माण होता है। तो इनका विस्तार देखा जाए तो वर्टिकल इनका विस्तार होता है, यह कॉटन की तरह दिखाई देता है, और यह बादल रेनलेस होता है। तो यह बादल क्या है? रेनलेस बादल है, इसमें वर्षा नहीं होती। और इसका एक्सपेंशन देखा जाए, इसका विस्तार वर्टिकल होता है और कॉटन की तरह दिखता है, रेशे की तरह दिखता है, इसलिए इसे कपासी मेघ कहा जाता है। तो कपासी मेघ में क्या है? प्रमुख जो विशेषता है, यह रेनलेस बादल होता है और यह कॉटन की तरह दिखता है, और इसका निर्माण जब हवा ऊपर की तरफ या वर्टिकल करंट ऊपर की तरफ जाएगी, वर्टिकल करंट होगी, तब इन बादलों का निर्माण होता है। अगला बादल है स्ट्रेटस क्लाउड अर्थात अस्त्री मेघ। अस्त्री मेघ की जो विशेषता है, जब हवा का हॉरिजेंटल विस्तार होता है, अर्थात आर्द्र युक्त हवा का हॉरिजेंटल विस्तार होगा, तो इन बादलों का निर्माण होता है अस्त्री मेघ का, या कई स्तरों में दिखाई देता है, या चादरों की तरह, सफ़ेद चादरों की तरह फैला होता है, इस प्रकार। इसे कहा जाता है स्ट्रेटस क्लाउड कहा जाता है। और इसका निर्माण किस प्रकार होता है? जब हवा का विस्तार हॉरिजेंटल हो, वर्टिकल ना होकर हॉरिजेंटल हो, आर्द्र हवा का विस्तार, तीन बादलों का निर्माण होता है। और यह बादल हल्की बारिश कर सकता है, तो इस बादल में हल्की वर्षा हो सकती है। और तीसरा बादल है निम्बस क्लाउड अर्थात वर्षा अस्त्री मेघ। वर्षा अस्त्री मेघ में क्या होगा? तीव्र गति से बारिश होगी और यह ब्लैक दिखाई देता है, काले रंग का या डार्क ब्राउन के रूप में दिखाई देता है, तो इसे कहा जाता है निम्बस क्लाउड। तो जिन बादलों में क्यूमुलस उपसर्ग लगा हो, तो वह बादल क्या होगा? वर्षा नहीं करेगा, अर्थात रेनलेस बारिश होगा, और उसका विस्तार वर्टिकल होता है। यदि जिन बादलों में उपसर्ग स्टेटस लगा हो, तो वह हल्की फुल्की बारिश कर सकता है, और इसका विस्तार किस प्रकार होता है? क्षैतिज विस्तार होता है। और जिस बादल में निम्बस क्लाउड उपसर्ग के रूप में जुड़ा हो, तो उसे ब्लैक कलर का होगा या डार्क ब्राउन होगा, और यह तीव्र गति से वर्षा करता है। तो मुख्यतः देखा जाए तीन प्रकार के क्लाउड पाए जाते हैं, जिसमें है क्यूमुलस क्लाउड, कपासी मेघ, दूसरा है स्ट्रेटस क्लाउड, और तीसरा है निम्बस क्लाउड। अब हम देखेंगे ऊंचाई के आधार पर बादलों का वर्गीकरण और उनकी विशेषता। ऊंचाई के आधार पर देखा जाए तो तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है बादलों को। जो सबसे हाईएस्ट क्लाउड है, और यह हाई क्लाउड कहाँ पाए जाते हैं? लगभग 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है हाई क्लाउड कहा जाता है। हाई क्लाउड, और दूसरा है मिडिल क्लाउड, और इनका विस्तार देखा जाए लगभग 2 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है मिडिल क्लाउड। और नीचे की तरफ 0 से 2 किलोमीटर के मध्य जो बादल पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है लो क्लाउड। तो सतह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो बादल पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है लो क्लाउड कहा जाता है। और लो क्लाउड में भी कई प्रकार के बादल पाए जाते हैं, इनको हम आगे अध्ययन करेंगे। और देखा जाए इनका की विशेषता क्या है। लो क्लाउड जो निचली सतह पर पाए जाते हैं, इनका कलर कैसा होता है, क्या यह वर्षा करते हैं नहीं करते हैं, और किसके द्वारा, किस आइस क्रिस्टल द्वारा निर्मित होते हैं या वाटर ड्रॉपलेट द्वारा निर्मित होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जब हवा ऊपर की तरफ उठती है, मान लिया जाए यह एयर मास है, एयर मास क्या है? ऊपर की तरफ राइज करेगा। यदि एयर मास ड्यू पॉइंट पर, इस हवा का ड्यू पॉइंट पर कंडेंसेशन होता है, अर्थात 0 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि कंडेंसेशन की क्रिया प्रारंभ होती है, तो यहाँ लो क्लाउड का निर्माण होता है। और इसकी विशेषता क्या है कि जो बादल बनेंगे वह किसके द्वारा बनेंगे? जल बूंदों के द्वारा बनेंगे। तो वाटर ड्रॉपलेट से इसका निर्माण होगा, जल बूंदों द्वारा इसका निर्माण होगा।
और या तीव्र वर्षा करेंगे, हैवी रेन कर सकते हैं जो निचली सतह पर बादल पाए जाएंगे। और तीसरा है कि यह इनका कलर किस प्रकार होगा, ब्लैक डार्क ब्राउन कलर हो सकता है। तो जो निचले स्तर पर बादल पाए जाते हैं उनकी विशेषता क्या है, कंडेंसेशन के दौरान या वाटर ड्रॉपलेट में परिवर्तित होगा, हैवी वर्षा कर सकते हैं और यह ब्लैक और डार्क ब्राउन के कलर के पाए जाते हैं। और लेकिन जब यह एयर मास ऊपर की तरफ पहुंच जाता है या सतह से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो इसमें क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट को प्राप्त कर लेता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वह टेम्परेचर जब जल वाष्प सीधे आइस क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाए उसे कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। तो जल वाष्प का वह टेम्परेचर, जल वाष्प का यदि आइस क्रिस्टल में परिवर्तित होता है तो उसे कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। वह टेम्परेचर हो सकता है 0 डिग्री से कम हो सकता है या 0 डिग्री तक हो सकता है। तो अब जब इसमें कंडेंसेशन क्रिया होगी फ्रीजिंग पॉइंट पर तो जो बादल बनेंगे वह होगा आइस क्रिस्टल से बनेंगे या बर्फ के टुकड़ों से इन बादलों का निर्माण होगा। और यह बादल किस प्रकार होंगे, वाइट कलर के होंगे। और यह बादल क्या करते हैं, रेनलेस बादल होते हैं, अर्थात वर्षा रहित बादल होते हैं जो ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। और जिसमें 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो बादल पाए जाएंगे वह फ्रीजिंग पॉइंट पर इनका कंडेंसेशन होगा। और कंडेंसेशन के दौरान क्या होगा, यह बादल आइस क्रिस्टल में परिवर्तित होगा, वाइट कलर का होगा और रेनलेस होगा। यदि फ्रीजिंग पॉइंट और ड्यू पॉइंट के मध्य जो बादलों का निर्माण होगा या कंडेंसेशन की क्रिया होगी उसमें जो बादल का निर्माण होगा वह होगा आइस क्रिस्टल से भी हो सकते हैं और वाटर ड्रॉपलेट से भी इन बादलों का निर्माण हो सकता है। या हल्के भूरे रंग के पाए जाते हैं और यह डीजल रेन करते हैं या हल्की बारिश कर सकते हैं। तो इन्हें कहा जाता है मिडिल क्लाउड या मध्य बादल कहा जाता है। और मध्य बादल कहाँ पाए जाते हैं, लगभग 2 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो हमने देखा ऊंचाई के आधार पर बादलों के प्रकार को देखा, जिसमें है कि कुछ बादल 6 से 12 किलोमीटर, उन्हें कहा जाता है हाई क्लाउड। और हाई क्लाउड की विशेषता क्या है, जो बादल निर्माण होगा हाई क्लाउड के अंतर्गत वह कंडेंसेशन क्रिया के दौरान आइस क्रिस्टल में परिवर्तित होगा, उनका कलर व्हाइट होगा और वह रेनलेस बारिश करते हैं। जबकि जो मध्य बादल होते हैं इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के आसपास होती है। कंडेंसेशन के दौरान या तो आइस क्रिस्टल में परिवर्तित होंगे या तो वाटर ड्रॉपलेट में परिवर्तित हो जाते हैं और यह हल्के ब्राउन कलर के होते हैं और यह हल्की बारिश कर सकते हैं। और नीचे की तरफ कंडेंसेशन यदि ड्यू पॉइंट पर होता है तो 0 से 2 किलोमीटर के मध्य होता है तो इसे लो क्लाउड कहा जाता है और यह जल बूंदों से निर्मित होते हैं, हैवी रेन कर सकते हैं और ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर के पाए जाते हैं। तो अब तक हमने देखा ऊंचाई के आधार पर कितने प्रकार के बादल पाए जाते हैं। और एक बादल होता है वर्टिकल जिनका विस्तार होता है, इनको हम अलग से समझेंगे। कुछ बादल का विस्तार सतह से ट्रोपोपाज तक होता है, उसे कहा जाता है क्यूमुलस निम्बस क्लाउड कहा जाता है। और कुछ बादल क्यूमुलस जिनका विस्तार वर्टिकल होता है उन्हें क्यूमुलस क्लाउड कहा जाता है। ऊपर देखा जाए हाई क्लाउड के अंतर्गत जो सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं सीरस क्लाउड पाए जाते हैं, फिर सीरो स्टेटस क्लाउड पाए जाते हैं, फिर सीरो क्यूमुलस क्लाउड पाए जाते हैं। 3 प्रकार के हाई क्लाउड के अंतर्गत देखा जाए 3 प्रकार के बादल पाए जाते हैं, जिसमें सीरस क्लाउड है, जिसमें सीरो क्यूमुलस क्लाउड है और सीरो स्टेटस क्लाउड है। इसको हम आगे समझेंगे। और मध्य बादल के अंतर्गत देखा जाए तो एल्टो स्टेटस क्लाउड पाए जाते हैं, एल्टो क्यूमुलस क्लाउड पाए जाते हैं। 2 प्रकार के बादल पाए जाते हैं। निचली सतह पर लो क्लाउड के अंतर्गत 3 प्रकार के बादल हैं, स्टेटस क्लाउड है, स्टेटस क्यूमुलस क्लाउड है, निम्बस क्लाउड है। तो इन ऊंचाई के आधार पर किन बादलों का निर्माण होता है उसको हम आगे समझेंगे। तो हम देखेंगे आगे सीरस क्लाउड किसे कहा जाता है, सीरस क्यूमुलस क्लाउड क्या है, इनकी विशेषता क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब तक हमने देखा जो हाई क्लाउड की विशेषता क्या है, या व्हाइट कलर के होते हैं, आइस क्रिस्टल से बने होते हैं, रेनलेस बारिश करते हैं। जबकि मध्य क्लाउड क्या है, आइस क्रिस्टल या वाटर ड्रॉपलेट से बने होंगे, लाइट ब्राउन के होंगे और डीजल या हल्की बारिश कर सकते हैं। और जो लो क्लाउड होते हैं, जो इनका विस्तार 0 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, वह वाटर ड्रॉपलेट से बने होंगे, हैवी रेन करेंगे और ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर के हो सकते हैं। अब हम देखेंगे सीरस क्लाउड, जो हाई क्लाउड के अंतर्गत 3 प्रकार के वर्गीकरण किया गया है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हाई क्लाउड के अंतर्गत कौन कौन से बादल आते हैं, उनकी विशेषता क्या है, इसको अब हम समझेंगे। हाई क्लाउड के अंतर्गत हमने देखा सबसे पहले हाई क्लाउड की ऊंचाई कितना है, जो कि 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत देखा कि यह बादल आइस क्रिस्टल से बने होते हैं और यह रेनलेस बादल होते हैं और इनका कलर क्या होता है,
व्हाइट कलर होता है। और हाई क्लाउड के अंतर्गत 3 प्रकार के बादल हैं, जिसमें पहला है सीरस क्लाउड। तो पहला क्या है, सीरस क्लाउड के बारे में अध्ययन करेंगे, देखेंगे सीरस क्लाउड की विशेषता क्या है। यदि देखा जाए सीरस क्लाउड की विशेषता, यह वायुमंडल में सबसे ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। तो यह सीरस क्लाउड, जिसे पछाब मेघ कहा जाता है, यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। और इनकी आकृति देखा जाए तो इनकी आकृति पंखनुमा आकृति होती है, या घोड़े के पूंछ की तरह इनकी आकृति होती है। और यह सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। या कभी कभी फिलामेंट के रूप में दिखाई देते हैं, या तंतु के रूप में इनका विस्तार होता है, तंतु के रूप में फैले होते हैं। इसे विस्फी क्लाउड भी कहा जाता है। और तो पछाब में क्या है, वायुमंडल में सबसे ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। तो पछाब मेघ सबसे वायुमंडल में सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन मेघों की संरचना हिम के कणों से होती है। धरातल से दिन में यह मेघ पंख की तरह रेशों के समान दिखाई देते हैं। जब ये आकाश में अस्त व्यस्त बिखरे रहते हैं तब इनमें से स्वच्छ मौसम रहने की सूचना मिलती है, किंतु जब एक क्रम से पछाब स्तरी अथवा अस्तरी मेघ के साथ दिखते हैं तब मौसम के खराब होने की संभावना होती है। तो यदि यह बिखरे हुए वायुमंडल में बिखरे हुए दिखाई देते हैं तो संभावना रहती है स्वच्छ मौसम की। लेकिन जब यह सीरो स्टेटस क्लाउड के साथ दिखाई देते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे, तब यह क्या कर सकते हैं, चक्रवात के सूचक हो सकते हैं। यानी चक्रवात आने की संभावना, प्रबल संभावना हो सकती है इनको समूह में दिखाई देने पर इनके। तो इनकी विशेषता क्या है, चक्रवात के आने से पहले पछाब मेघ दिखाई दे सकते हैं। तो अब तक हमने देखा पछाब मेघ, सीरस क्लाउड, जो सबसे ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, जिनका निर्माण आइस क्रिस्टल से होता है, और या पंख की तरह दिखाई देते हैं या रेसे की तरह दिखाई देते हैं। विस्फी क्लाउड भी इन्हें कहा जाता है। अगला जो हाई क्लाउड के अंतर्गत जो बादल है, जिसमें है सीरो स्टेटस क्लाउड। सीरो स्टेटस क्लाउड अर्थात पछाब अस्तरी मेघ। पछाब अस्तरी मेघ, स्टेटस का अर्थ होता है अस्तरी मेघ। और अस्तरी मेघ में क्या होगा, यह चादरों की तरह फैला होगा, और इनका कलर भी कैसा होगा, वाइट कलर होगा। और तो यह बादल क्या करते हैं, चादर के रूप में विभिन्न स्तरों में इस प्रकार फैले होते हैं, और इनका कलर क्या होता है, वाइट कलर होता है। और सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो सूर्य की किरणें पारदर्शी हो जाती हैं या इसको पार कर जाती हैं, अर्थात इसके होने पर भी सूर्य दिखाई देता है। और यह बादल करते हैं, क्या करते हैं, पछाब अस्तरी मेघों में दिन में सूर्य तथा रात में चंद्रमा के चारों तरफ प्रभामंडल बन जाता है। तो यह व्हाइट कलर के होते हैं और प्रभामंडल का निर्माण होता है। प्रभामंडल क्या है, जिसे हैलो इफेक्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार कभी कभी सूर्य के किनारे इस प्रकार प्रभामंडल दिखाई देता है और चारों तरफ रेडिएशन दिखाई देता है। इसे कहा जाता है हैलो इफेक्ट कहा जाता है, या इसे प्रभामंडल कहा जाता है। तो और जब यह बादल दिखाई दे आसमान में तो क्या कर सकते हैं, चक्रवात के सूचक हो सकते हैं। और इन बादलों में कई कलर के इंद्रधनुष की तरह दिखाई पड़ते हैं हैलो इफेक्ट के समय, और यह क्या करते हैं, प्रभामंडल का निर्माण करते हैं। कभी कभी आसमान में सूर्य के किनारे इस प्रकार के आकृति देखने को मिलती है, और यह आकृति के जिम्मेदार बादल कौन है, वह है सीरो स्टेटस क्लाउड है। अगला हाई क्लाउड के अंतर्गत जो अगला बादल है, सीरो क्यूमुलस क्लाउड है। क्यूमुलस का अर्थ होता है कपासी मेघ, कपासी, और सीरो का है अस्तरी कपासी मेघ। तो कपासी मेघ जहाँ रहेगा वह क्या है, या काटन की तरह दिखाई देगा, छोटे या रेसे की तरह दिखाई देगा। और अस्तरी क्या है, या कई अस्तरों में इस प्रकार दिखाई देगा। तो इस बादल की जो विशेषता है, ऐसे बादल पंक्तियों तथा समूहों में पाए जाते हैं। ये छोटी छोटी गोलाकार राशियों के रूप में दिखाई देते हैं। इनसे छाया नहीं बनती, और इनसे मैक्रेल स्काई भी, इसे मैक्रेल स्काई भी कहा जाता है। तो यह बादल छोटे छोटे समूह में दिखाई देते हैं, कपासी मेघ, अस्तरी कपासी मेघ दिखाई देते हैं इस प्रकार। लेकिन यह वायुमंडल में संचलित नहीं होते, लेकिन जब यह गति कर रहे हों या तीव्र गति से चल रहे हैं तो इन बादल का निर्माण इस फिसनुमा आकृति के रूप में हो जाता है, और इसे कहा जाता है मैक्रेल स्काई कहा जाता है।
जिसे मैक्रेल स्काई कहा जाता है। कभी कभी घर्षण से, वायु के घर्षण से इन बादलों का विस्तार इस प्रकार हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है या फिसनुमा हो जाता है, इसे कहा जाता है मैक्रेल स्काई कहा जाता है। तो ऐसे बादलों को, सीरो क्यूमुलस बादलों को मैक्रेल स्काई भी कहा जाता है, या छोटे छोटे समूहों में पाए जाते हैं या कॉटन की तरह दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे, अब तक हमने देखा हाई क्लाउड के अंतर्गत 3 बादलों के बारे में पढ़ा, जिसमें सीरस क्लाउड है, सीरो स्टेटस क्लाउड है, तीसरा था सीरो क्यूमुलस क्लाउड। अब हम देखेंगे मिडिल क्लाउड के अंतर्गत कौन कौन से बादल शामिल किए गए हैं। मिडिल क्लाउड के अंतर्गत देखा जाए तो मिडिल क्लाउड की विशेषता क्या होती है। इनका निर्माण 2 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है और मिडिल क्लाउड आइस क्रिस्टल और वाटर ड्रॉपलेट से बने होते हैं और यह हल्की फुल्की बारिश कर सकते हैं और इनका कलर क्या होता है, लाइट ब्राउन कलर के यह बादल पाए जाते हैं। मिडिल क्लाउड के अंतर्गत देखा जाए 2 प्रकार के बादल हैं। एक है एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। एल्टो का अर्थ होता है मध्य स्तरीय मेघ, तो स्ट्रेटस का अर्थ है स्तरीय मेघ। जब स्तरीय मेघ होगा तो यह चादरों की तरह फैला होगा और इनका कलर किस प्रकार होगा, भूरे रंग का होगा। और तो देखा जाए अल्टो स्ट्रेटस अर्थात मध्य स्तरीय मेघ, मध्य स्तरीय मेघ की जो विशेषता क्या है, यह सतत चादरों या घूंघटों या भूरे या नीले भूरे रंग के रूप में फैले होते हैं। वे बर्फ के क्रिस्टल और पानी की बूंदों से बने होते हैं और इसके पतले क्षेत्रों में सूर्य अभी भी एक गोला धुंधली डिस्क के रूप में दिखाई देता है। तो हाँ, मिडिल क्लाउड के अंतर्गत देखा जाए तो मिडिल क्लाउड की विशेषता क्या होती है। इनका निर्माण 2 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है और मिडिल क्लाउड आइस क्रिस्टल और वाटर ड्रॉपलेट से बने होते हैं और यह हल्की फुल्की बारिश कर सकते हैं और इनका कलर क्या होता है, लाइट ब्राउन कलर के यह बादल पाए जाते हैं। मिडिल क्लाउड के अंतर्गत देखा जाए 2 प्रकार के बादल हैं। एक है एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। एल्टो का अर्थ होता है मध्य स्तरीय मेघ, तो स्ट्रेटस का अर्थ है स्तरीय मेघ। जब स्तरीय मेघ होगा तो यह चादरों की तरह फैला होगा और इनका कलर किस प्रकार होगा, भूरे रंग का होगा। और तो देखा जाए अल्टो स्ट्रेटस अर्थात मध्य स्तरीय मेघ, मध्य स्तरीय मेघ की जो विशेषता क्या है, यह सतत चादरों या घूंघटों या भूरे या नीले भूरे रंग के रूप में फैले होते हैं। वे बर्फ के क्रिस्टल और पानी की बूंदों से बने होते हैं और इसके पतले क्षेत्रों में सूर्य अभी भी एक गोला धुंधली डिस्क के रूप में दिखाई देता है। तो और यह भी क्या है, इस बादल में सूर्य धुंधले रंग का एक डिस्क के रूप में दिखाई देता है और ये बादल अक्सर लगातार बारिश या बर्फबारी वाले तूफानों से पहले बन सकते हैं। यदि बर्फबारी होने की संभावना हो या बारिश होने की संभावना हो तो यह बादल दिखाई देते हैं। तो मिडिल क्लाउड के अंतर्गत देखा कि एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड में इनकी विशेषता क्या है, या चादरों की तरह भूरे रंग के फैले होते हैं, लाइट ब्राउन कलर के होते हैं और यह सूचक होते हैं बारिश या बर्फबारी वाले तूफानों के। और अगला मिडिल क्लाउड के अंतर्गत जो अगला बादल है वह है एल्टो क्यूमुलस क्लाउड। एल्टो का अर्थ होता है मध्य और क्यूमुलस का अर्थ होता है कपासी मेघ। जहाँ उपसर्ग या जिस बादल में उपसर्ग या प्रत्यय कपासी या क्यूमुलस हो तो इसका विस्तार किस प्रकार होगा, वर्टिकल विस्तार होता है। इन बादलों का विस्तार वर्टिकल होगा और वर्टिकल होने के कारण यह बादल क्यूमुलस है, इसमें भी क्या होगा, रेनलेस बादल होंगे और जो गोलाकार द्रव्यमान या परतों या पैच के रूप में पैच की विशेषता रखते हैं और यह भी क्या है, भूरे रंग के होते हैं, लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। तो इनका बादलों का जो निर्माण होता है वर्टिकल होता है क्यूमुलस क्लाउड अर्थात कपासी मेघ का। और सीरो क्यूमुलस क्लाउड की अपेक्षाकृत यह बड़े होते हैं और गहरे होते हैं और स्ट्रेटो क्यूमुलस जो कि निचली सतह पर पाया जाता है लो क्लाउड की विशेषता है, इनके अपेक्षाकृत या क्या होते हैं,
छोटे होते हैं। तो यह सीरो क्यूमुलस क्लाउड से बड़े होते हैं, जबकि स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड की अपेक्षाकृत छोटे होते हैं यह बादल। और अगला जो बादल है, लो क्लाउड के अंतर्गत कौन कौन से बादल शामिल हैं इनके बारे में देख लिया जाए। तो लो क्लाउड की जो विशेषता क्या है, इनकी विशेषता क्या है कि यह जीरो से सतह से 0.2 किलोमीटर की ऊंचाई पर निर्मित होते हैं और यह वाटर ड्रॉपलेट से बने होते हैं और यह ब्लैक कलर के या डार्क ब्राउन कलर के हो सकते हैं और इस कुछ बादलों में हैवी वर्षा हो सकती है। तो लो क्लाउड के अंतर्गत देखा जाए, पहला जो बादल है स्ट्रेटस क्यूमुलस क्लाउड है। स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड, स्ट्रेटो का अर्थ होता है स्तरी और क्यूमुलस का अर्थ होता है कपासी। तो स्तरी कपासी मेघ कहा जाता है इन्हें। तो इनमें स्तरी मेघ की विशेषता पाई जाती है और इसमें कपासी मेघ की भी विशेषता पाई जाती है। और आमतौर पर बड़े अंधेरे जब यह दिखाई देता है आसमान में, तो आसमान में क्या होता है, सतह पर अंधकार छा जाता है और गोलाकार द्रव्यमान में व्यवस्थित होते हैं। आमतौर पर समूह और रेखाओं तरंगों के रूप में भी होते हैं। तो इन क्या होता है कि यह सूचक होते हैं, जब बारिश होने वाली होती है इसके सूचक होते हैं, इसके द्वारा अंधकार छा जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत इसके अंतर्गत हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और लो क्लाउड के अंतर्गत जो अगला बादल है वह है स्ट्रेटस क्लाउड, स्तरी मेघ। यह आमतौर पर एक विशाल भूरे कंबल की तरह दिखता है जो आकाश में नीचे लटका हुआ दिखाई देता है, कोहरे जैसा दिखता है, जिसमें एक समान परत शामिल है और सुस्त दिखाई देता है। अगर ये बादल गर्म है तो इसका मतलब कि बारिश, और अगर यह ठंडा है तो बर्फबारी हो सकती है। तो स्ट्रेटस का अर्थ होता है स्तरी और स्तरी मेघ। स्तरी मेघ इस प्रकार स्तरी मेघ पाए जाते हैं, ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं, भूरे कंबल या डार्क ब्राउन के रूप में दिखाई देते हैं और यह भी क्या करते हैं, वर्षा के सूचक होते हैं। यदि यह दिखाई दे रहे हैं बादल आसमान में, तो यह भी क्या करते हैं, वर्षा के सूचक हो सकते हैं। तो अगला जो क्लाउड है वह है लो क्लाउड के अंतर्गत निम्बस क्लाउड। निम्बस क्या है, निम्बस का अर्थ होता है वर्षा मेघ, वर्षा स्तरी मेघ। इन्हें वर्षा वाले बादल के रूप में जाना जाता है और यह गहरे, घने और हल्के के मध्यम रूप में गिरने वाली वर्षा के साथ होते हैं। तो यह तीव्र वर्षा करते हैं, यह स्तरी मेघ होता है और इनका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। और निम्बस का अर्थ होता है कि वर्षा स्तरी मेघ, तो यह वर्षा करने वाले बादल होते हैं। तो लो क्लाउड के अंतर्गत अब तक हमने देखा 3 प्रकार के बादलों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें है कि स्ट्रेटस क्यूमुलस क्लाउड, कपासी स्तरी कपासी मेघ, अगला है स्तरी क्लाउड है और तीसरा है निम्बस स्ट्रेटस क्लाउड, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। अब हम कुछ विभाजन वर्टिकल क्लाउड के रूप में किया गया है। वर्टिकल क्लाउड के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से बादल शामिल हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वर्टिकल क्लाउड के अंतर्गत देखा जाए 2 प्रकार के बादल हैं और इनकी विशेषता क्या है, इनका विस्तार वर्टिकल करंट से होता है, अर्थात जब वायु राशियां ऊपर की तरफ वर्टिकल चलती हैं तब इन बादलों का निर्माण होता है। इन बादलों के अंतर्गत देखा जाए, पहला है क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड देखा जाए तो इनका विस्तार ऊपर की तरफ इस प्रकार होता है और इसे कहा जाता है कपासी मेघ कहा जाता है। हालांकि इस क्यूमुलस क्लाउड में वर्षा नहीं होती, वर्षा इस क्यूमुलस क्लाउड में नहीं होती और यह कॉटन की तरह फैले होते हैं। और इस बादल में मॉइस्चर कम होने के कारण वर्षा नगण्य होती है इसमें। और एक बादल है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, अर्थात क्यूमुलो का अर्थ होता है कपासी वर्षक मेघ, कपासी वर्षक मेघ। कपासी वर्षक मेघ देखा जाए, इनका विस्तार वर्टिकल होता है और इनका लगभग ऊंचाई देखा जाए तो यह लगभग लो क्लाउड की सतह से या निचली सतह से ऊपर ट्रोपोपाज तक होता है। तो इनका विस्तार वर्टिकल करंट के ऊपर उठने से इस प्रकार, यदि हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, वर्टिकल चलने से इस बादल का निर्माण होता है। और ऊपर जो सपाट क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है एनिविल टॉप कहा जाता है। आप देखे होंगे मोची जब जूते को सीलता है जिस पर,
इस प्रकार का दिखाई देता है, इसे कहा जाता है एनविल टॉप कहा जाता है। और इस बादल की विशेषता का क्या होती है, जब यह बादल दिखाई देते हैं तो थंडर स्टॉर्म की घटना होती है या तड़ित झंझा की घटना होती है, और इसमें चमक और गरज के साथ वर्षा होती है, चमक गरज के साथ वर्षा होती है और तीव्र वर्षा होती है। इस बादल, यदि यह बादल दिखाई देते हैं तो इसमें तीव्र वर्षा होती है, और तीव्र वर्षा होती है लेकिन क्षणिक वर्षा होती है, कुछ ही समय तक बारिश होगी। और यह बादल का, इन बादलों का निर्माण देखा जाए जब संवहनी वर्षा होती है, संवहनी वर्षा के दौरान इन बादलों का निर्माण होता है। और कभी कभी और इनका निर्माण मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में, जहाँ फ्रंट का निर्माण होता है या वाताग्र का निर्माण होता है, खासकर ठंडी या कोल्ड फ्रंट के निर्माण के समय इन बादलों का निर्माण होता है। और इस बादल में थंडर स्टॉर्म की घटना होती है, चमक और गरज के साथ बारिश होती है। इसमें बिजली चमकने का कारण क्या है, जब यह हवा वर्टिकल ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर जाने पर इस ऊपरी सतह में कंडेंसेशन की क्रिया होगी। कंडेंसेशन की क्रिया के दौरान क्या होगा, जो जलवाष्प जल बूंदों में परिवर्तित होकर नीचे की तरफ आना प्रारंभ करेगा। जब यह नीचे की तरफ प्रारंभ करेगा, जल बूंद नीचे आना प्रारंभ करेगा, लेकिन निचली सतह से बार बार वर्टिकल करंट उठने के कारण, गर्म करंट उठने के कारण क्या होगा, यह वाटर ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ पुनः चला जाएगा। फिर यह क्रिया बार बार निरंतर होती है, तो एक घर्षण के कारण जो है यह बादल क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। आवेशित होने के कारण यदि मान लिया जाए ऊपरी सतह पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज है और निचली सतह पर प्लस चार्ज है, तो ऊपरी सतह पर माइनस चार्ज है, ऋण आवेश है, और निचली सतह पर क्या है, धन आवेश है। तो अब दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन के कारण यहाँ चमक या बिजली की चमक दिखाई देगी। और कभी कभी क्या होता है, जब यह बादल नीचे की तरफ पृथ्वी की सतह पर बनते हैं तो या नीचे की तरफ आ जाते हैं, या बिजली नीचे की तरफ आ जाती है, पृथ्वी पर पहुंच जाती है, इसे कहा जाता है बिजली का गिरना कहा जाता है। तो बिजली का निर्माण इसमें किस प्रकार होता है, चमक उत्पन्न होने के कारण क्या है, यह बार बार जब यह ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ जाएंगे या घर्षण के कारण आवेशित हो जाएगा, ऊपर की तरफ माइनस चार्ज है, नीचे की तरफ प्लस चार्ज है, तो बाद में अट्रैक्शन के कारण यह इसमें बिजली उत्पन्न होती है और यह कभी कभी सतह पर आ जाती है, इसे कहा जाता है बिजली का गिरना। तो क्यूमुलस निम्बस क्लाउड और हवा का जब एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा, तो या इसमें क्या होगा, गरज उत्पन्न होगी, तो गर्जन के और बरस चमक के साथ इसमें वर्षा होती है इस बादल में। तो क्यूमुलस निम्बस बादल दिखाई दे रहे हैं तो उनकी विशेषता क्या है, या थंडर स्टॉर्म होगा या तड़ित झंझा की स्थिति होगी, और चमक और गरज के साथ वर्षा होगी, तीव्र वर्षा होगी और क्षणिक वर्षा होगी। यह बादल ज़्यादातर देखा जाए संवहनी वर्षा के दौरान बनते हैं, जहाँ और फ्रंट का निर्माण हो, खासकर कोल्ड फ्रंट में इन बादलों का निर्माण होता है। तो अब तक हमने देखा वर्टिकल क्लासिफिकेशन बादलों का किया गया, जिसमें क्यूमुलस क्लाउड है और दूसरा है कपासी वर्षक मेघ। हालांकि जब हम आगे वर्षा के प्रकार का अध्ययन करेंगे तो क्यूमुलस निम्बस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हमने बादलों के बारे में अध्ययन किया, बादलों के अंतर्गत देखा, सबसे पहले बादलों की परिभाषा देखी, फिर हमने देखा बादलों का निर्माण किस प्रकार होता है, इसके बारे में अध्ययन किया, फिर हमने बादलों के वर्गीकरण ऊंचाई के आधार पर देखा, और फिर मुख्यतः देखा 3 प्रकार के बादल पाए जाते हैं वायुमंडल में 3 प्रकार के बादल पाए जाते हैं। क्यूमुलस क्लाउड के बारे में देखा, इनकी विशेषता क्या है, स्ट्रेटस क्लाउड क्या है और निम्बस क्लाउड क्या है। फिर हमने ऊंचाई के आधार पर बादलों के बारे में अध्ययन किया, उनकी विशेषता के बारे में जाना, और ऊंचाई के अंतर्गत जो बादलों के प्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन किया। जैसे ऊंचाई के आधार पर देखा ऊंचाई के आधार पर सीरस क्लाउड के बारे में अध्ययन किया, फिर अगला है सीरो स्टेटस क्लाउड के बारे में अध्ययन किया, और ये सीरो स्टेटस क्लाउड क्या करते हैं, प्रवाह मंडल का निर्माण करते हैं। और आगे फिर हमने देखा सीरो क्यूमुलस क्लाउड के बारे में देखा। फिर मिडिल क्लाउड के अंतर्गत हमने 2 प्रकार के बादलों का अध्ययन किया, जिसमें एल्टो स्टेटस क्लाउड है और अगला जो बादल है वह है एल्टो क्यूमुलस क्लाउड। फिर हमने लो क्लाउड के अंतर्गत 3 बादलों का अध्ययन किया, जिसमें स्ट्रेटस क्यूमुलस क्लाउड है, स्ट्रेटस क्लाउड है, और फिर अगला जो क्लाउड था जो बादल है निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो शब्द जहाँ जुड़ा हो तो वह क्या होगा, वर्षा स्तरीय मेघ होगा। और
वर्षक मेघ होगा। फिर हमने कुछ वर्टिकल विभाजन किया गया है बादलों का, जिसमें क्यूमुलस क्लाउड है जिनका भी विस्तार वर्टिकल होता है, हालांकि इसमें वर्षा की संभावना कम होती है। और एक है क्यूमुलस निम्बस क्लाउड, जिसका विस्तार देखा जाए ट्रोपोपाज तक होता है, 2 किलोमीटर से लेके ऊपर ट्रोपोपाज तक इसका विस्तार होता है। ऊपरी सतह को सपाट होती है और इसे कहा जाता है एनविल टॉप कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमने बादलों के बारे में देखा, बादलों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।